Good morning, students. Today we discuss a new topic, elasticity of demand. And exactly according to the CBSE syllabus, we will discuss only the price elasticity of demand. देखिए, अभी हमने इससे पहले एक लेसन कंप्लीट किया है, टॉपिक कंप्लीट किया है, और उस टॉपिक का नाम था थ्योरी ऑफ डिमांड। और आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे उसका नाम होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने जो टॉपिक बेसिकली जो डिस्कस किया वो था लॉ ऑफ डिमांड। So before to start my new topic, it is necessary to compare these two concepts. What is the basic difference between the concept law of demand and price elasticity of demand? देखिए, in law of demand we discuss negative relation between price and demand. What it mean? It mean it tells us only qualitative relationship. ये केवल हमें क्वालिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है। इसका मतलब हमें केवल डायरेक्शन एक्सप्लेन करता है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? डायरेक्शन। लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या होगा? इफ प्राइस गो हाई, कंज्यूमर विलिंग टू बाय लेस. इफ प्राइस गो डाउन, कंज्यूमर विलिंग टू बाय मोर. So that type of negative relation or opposite relation present by the law of demand. So when we discuss when the price go high, demand go down, it just describes the direction of changes. If price go high, demand go down. That tell opposite direction. The two variables move in opposite direction. But how much the price go high, and as a result, how much the demand fall down? It was or it is not the subject matter of law of demand. And this topic, how much concerned with the price elasticity. कि लॉ ऑफ डिमांड केवल प्राइस और डिमांड की डायरेक्शन कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होंगे, केवल ये प्रेजेंट करता है। जबकि प्राइस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमें बताएगा क्या? हाउ मच प्राइस गो हाई एंड एज ए रिजल्ट हाउ मच डिमांड गोज डाउन। इसका मतलब ऑपोजिट रिलेशनशिप के साथ साथ ये क्वांटिटी चेंज को भी प्रेजेंट करेगा। इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉट ओनली एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव रिलेशनशिप but also it explain quantitative relationship between the price and demand for a good. कि किसी गुड्स का प्राइस कितना राइज करेंगे तो उसकी डिमांड में कितना फॉल डाउन होगा। इस बात को एक्सप्लेन करेगा कौन? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये तो इनका बेसिक डिफरेंस था कि जो लॉ ऑफ डिमांड है हाउ इट इज डिफर फ्रॉम द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा देखो, इस टॉपिक को अब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास कॉपी पेन भी हो। आप अपने सामने एक बुक भी रखें, उसके न्यूमेरिकल भी रखें ताकि आप न्यूमेरिकल उसको सोल्व करके देख सकें। और कोई न्यूमेरिकल अगर आपसे सोल्व नहीं हो तो उसकी पिक आप बनाकर मेरे पास भेज भी सकते हैं ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है? बहुत सिंपल से हम वे में चलेंगे, सिंपलेस्ट वे में चलेंगे। इसको टिपिकल नहीं बनाएंगे, टॉपिक को सिंपल बनाते हैं, इसको फाइनली एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए रेशियो। इट इज अ रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन quantity demanded
and percentage change in its own price कि प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस। कि डिमांड की क्वांटिटी में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है और प्राइस में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है उसका रेशियो जो होगा, उस रेशियो को हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज change in quantity demanded and percentage change in price of goods। So price elasticity is the ratio between percentage change in quantity demanded and percentage change in price of goods। कि किसी गुड्स की डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया और उस गुड्स की प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया था, यानी प्राइस में जो चेंज हुआ उससे डिमांड में कितना रिस्पॉन्स हुआ क्वांटिटी के फॉर्म में, वो रेशियो जब हम निकालेंगे तो उसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए जब हम इस सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं तो यहां एक माइनस का साइन और इंडिकेट करते हैं। क्या इसके पीछे लॉजिक है? इसके पीछे दो लॉजिक है। नेगेटिव साइन को प्रेजेंट करने के पीछे दो लॉजिक है। फर्स्ट, नेगेटिव रिलेशनशिप है। किसके बीच में? प्राइस ऑफ एक्स एंड डिमांड फॉर एक्स, इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो उस नेगेटिव रिलेशनशिप को ये साइन प्रोजेक्ट करता है। दूसरा जो मैथमेटिकल रिजल्ट है इसका, कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डिग्री है वो 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटिव तक जाती है। इसका मतलब वो लेस देन 0 नहीं है। देखिए मैंने क्या कहा, अपने ध्यान से सुन लीजिए कि मैथमेटिकल जो इसका रिजल्ट होगा वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। इसका मतलब देखिए इसकी 5 डिग्रियां मैं यहां प्रेजेंट कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। 0 इलास्टिक, सेकंड लेस इलास्टिक, थर्ड यूनिटरी इलास्टिक, फोर्थ मोर इलास्टिक, एंड लास्ट परफेक्टली इलास्टिक। जीरो इलास्टिक को परफेक्टली इन इलास्टिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परफेक्टली इन इलास्टिक। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है एनी चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन डिमांड। कि प्राइस में चाहे कोई भी चेंज आए लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी हमारी लाइफ सेविंग जो गुड्स है उसके केस में ऐसा रहेगा कि प्राइस में चाहे कितना भी चेंज आए, कोई भी चेंज आए, लेकिन डिमांड पर कोई इफेक्ट उसका नहीं होने वाला है, तो हम कहेंगे जीरो इलास्टिक। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में अगर आपका आंसर 0 आएगा तो आप उसको जीरो इलास्टिक बोलेंगे। लेस इलास्टिक, इसका मतलब क्या होगा कि चेंज इन प्राइस, कौन सा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेस होगा, सॉरी ग्रेटर होगा, और उसका इफेक्ट डिमांड पर कम आएगा। इसका मतलब डिमांड में चेंज कम होगा और प्राइस में चेंज ज्यादा। यानी किसी गुड्स की प्राइस तो बहुत ज्यादा चेंज हुई
लेकिन कंपैरेटिवली उसकी डिमांड उससे लेस परसेंटेज में चेंज हुआ, तो हम बोलेंगे लेस इलास्टिक। यूनिटी इलास्टिक का मतलब क्या? अच्छा, इसका डिग्री वैल्यू क्या होगा? इसका डिग्री वैल्यू होगा कि ये वैल्यू 0 से तो ज्यादा होगी, मींस ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, कि जो प्राइस इलास्टिसिटी का जो आंसर आएगा, अगर वो उसका वैल्यू 0 से ज्यादा हो और 1 से कम हो, तो उसको हम कैटेगरी में रखेंगे लेस इलास्टिक की कैटेगरी में। ठीक है, आइए यूनिटी इलास्टिक की कैटेगरी। यूनिटी का मतलब है वन इलास्टिक, इसका मतलब है इक्वल चेंज, इक्वल चेंज। इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, कि प्राइस में जितना परसेंट चेंज हुआ, डिमांड ने भी उसी परसेंटेज से रिस्पॉन्स दिया, तो उसको बोलेंगे इक्वल चेंज। और इसका मैथमेटिकली टर्म आंसर क्या होगा? इफ यू गेट आंसर इक्वल टू 1 यू विल से यूनिटी इलास्टिक। देखिए 0 हो गया तो 0 इलास्टिक है, 0 से ग्रेटर है लेकिन लेस देन 1 है तो लेस इलास्टिक है, 1 है तो यूनिटी इलास्टिक है, और प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो मोर इलास्टिक उसको कहा जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस बट परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर, कि प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज करोगे तो डिमांड ने उसका बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दिया है, यानी डिमांड में चेंजेस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस को बोलेंगे मोर इलास्टिक। आइए परफेक्ट इलास्टिक, नो चेंज इन प्राइस but any change in demand। कि नो चेंज इन प्राइस बट एनी चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, फिर भी डिमांड में चेंज आ रहे हैं, कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है, तो ऐसे मैटर को बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि वो अनडिसाइडेड चेंज है डिमांड का, अनडेटरमाइंड है और अनडिफाइंड चेंज है, तो ऐसे अनडिफाइंड को परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे। और इसका मैथमेटिकल टर्म होगा प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अभी देखिए 0 to 1, 1 greater than 1, any value but less than infinite and infinite, all these values are positive। अब देखिए मैंने कहा कि ये दो टर्म की वजह से माइनस साइन यूज किया। एक तो थ्योरेटिकल हमने जो अक्सर टीचर्स पढ़ाते हैं कि भाई प्राइस डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है इसलिए नेगेटिव साइन यूज होता है, ये तो सभी बताएंगे, लेकिन ये बात कोई नहीं बताएगा आपको मैथमेटिकली टर्म इसका क्या है, कि मैथमेटिकली इसका रिजल्ट ये है कि अगर हम यहां पर माइनस का साइन नहीं लगाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा, जैसे मान लीजिए आपने सोल्यूशन किया और ये आ गया -2, अब बताइए -2 को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? 0 भी नहीं रख सकते क्योंकि 0 नहीं है, 0 से 1 के बीच में भी नहीं है क्योंकि वो तो -2 है, तो 0 से कम है, वो तो ये 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, ये इनफाइनाइट है, तो -2 तो किसी कैटेगरी में नहीं आया, तो फिर हमें क्या करना है? यहां से माइनस को इग्नोर करना है, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले ही माइनस का साइन लगा देते हैं, ताकि जब आंसर माइनस में आए तो माइनस से माइनस वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि 2 के लिए हमारे पास डिग्री है कि 2 हम कहां रखेंगे? मोर इलास्टिक में, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए यहां पर माइनस का साइन यूज होता है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं हॉट क्वेश्चन में, व्हाई वी यूज नेगेटिव साइन ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एस्टिमेट, देखो डिग्री मैंने आपको बता दिया है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास बेसिकली आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है एक ही मेथड एक्सप्लेन किया गया है, और वो है परसेंटेज मेथड। तो हम परसेंटेज मेथड का ही, क्योंकि डेफिनेशन भी दिया हुआ है, परसेंटेज मेथड को हम सोल्व करेंगे, तो इसके न्यूमेरिकल आज ही सोल्व करके देख लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे बात करना।
देखिए परसेंटेज मेथड से हम प्राइस इलास्टिक डिमांड एस्टिमेट करेंगे, तो इसी फॉर्मूले को हम लेकर चलेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लेकर चलेंगे। ये हमारा डायरेक्शन नंबर 1 हो गया, इसी का सॉल्यूशन हो गया अलजेब्रिक। प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू माइनस, जो माइनस का साइन है, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड। हाउ के एस्टिमेट ऑफ परसेंटेज चेंज डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड को कैसे एस्टिमेट करेंगे? Q1 माइनस Q डिवाइड Q मल्टीप्लाई बाई 100। ये मेथड है जिसकी हेल्प से हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एस्टिमेट करते हैं। नाउ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, सो P1 माइनस P डिवाइड P multiply by 100. So what is Q1 here? Q1 is the new demanded quantity and Q is the initial demand. Here again Q is the initial demand. So we get the difference between the new demand and initial demand and divide this result by the initial demand and get multiplied with 100 and get the percentage value of percentage change in quantity demanded. Same as it is. P1 is the new price and P is initial price. We get the difference P1 minus P and divide it by the initial price and multiply with the 100 and the get result percentage change in price of goods. तो ये इंडिविजुअली फॉर्मूला भी है। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको परसेंटेज चेंज प्राइस निकालो तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, नीचे वाले फॉर्मूले का। और अगर हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ इसी को हम फिर थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। थर्ड सेगमेंट में प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू माइनस Q1 माइनस Q डिवाइड Q मल्टीप्लाई P P1 माइनस P। ये हमारा उसका सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि 100 से 100 क्रॉस हो गया तो हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई में ले लिया, तो ये हमारे पास ये सॉल्यूशन इसका आ गया। इसी का फोर्थ सेगमेंट पीई, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम जो याद रखने के लिए रखते हैं Q1 माइनस Q डिवाइड P1 माइनस P इंटू P बाई Q। ठीक है। इसी का और फोर्थ सेगमेंट है माइनस चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई इनिशियल प्राइस डिवाइड बाय द चेंज इन क्वांटिटी। और अगर डिफरेंशिएशन मेथड से इसको सोल्व कर रहे हैं तो फिर इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू dq बाई dp इंटू p बाई q, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ q विद रेस्पेक्ट टू p इंटू p बाई q। हम इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल टर्म होगी डिफरेंशिएशन की सिचुएशन में। अगर आपको डेरिवेटिव की हेल्प से इसको सोल्व करना है, इलास्टिसिटी निकालनी है, तो इस तरीके से भी आप इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है प्राइस इलास्टिसिटी का परसेंटेज मेथड की हेल्प से। अब मैं इन फॉर्मूले का यूज करके मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करके बताऊंगा। यहीं पर साइड में जो जगह बनी हुई है मैं इसको नोट कर लेता हूं साइड की जगह को, ताकि उसका यूज कर सके। न्यूमेरिकल को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए बुक नहीं है मेरे पास, तो मैं अपनी ओर से ही कुछ न्यूमेरिकल हाइपोथेटिकली जो है लेके चल रहा हूं और फिर मैं आपको उसको सॉल्यूशन दूंगा। ए कंज्यूमर डिमांडेड 40 यूनिट of a good at rupees 10 per unit. At rupees 10 per unit. When its price rise from rupees 10 to rupees 12,
डिमांड फॉल टू 30 यूनिट। फाइंड आउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल हो प्राइस इलास्टिसिटी का, तो आपको हमेशा इसी स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले टेबल ड्रॉ करेंगे, प्राइस और डिमांड, ठीक है। किसी किसी न्यूमेरिकल में टोटल एक्सपेंडिचर भी होगा, तो ध्यान में उसके अकॉर्डिंग आप टेबल को एक्सटेंड कर लेंगे, प्राइस डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर। लेकिन यहां पर क्योंकि प्राइस और डिमांड है तो उसी के अकॉर्डिंग दे रहा हूं। एक कंज्यूमर डिमांडेड 40 यूनिट ऑफ ए गुड्स एट ₹10 पर यूनिट, मैंने उसको टेबल में ले लिया। व्हेन इज प्राइस राइज फ्रॉम ₹10 to 12, इट्स डिमांड फॉल टू 30। ये हमारे पास इसकी टेबल आ गई और आपसे कहा कि इलास्टिसिटी से एस्टिमेट करिए, तो सबसे पहले इसको आप डीसीडी पॉइंट डाल दीजिए कि दिस इज P, दिस इज P1, दिस इज Q एंड दिस इज Q1। अब जब आपके पास न्यूमेरिकल अल्फाबेट आ गए हैं तो आपके पास देखिए फॉर्मूला है ना। आप इस फॉर्मूले का यूज करिए, यहां पर इजीली आपका सोल्व हो जाएगा। ये आपने टेबल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे। ये वाला फॉर्मूला आप यहां पर लिखेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, लेकिन आपको फॉर्मूला लिखना है क्योंकि उसके मार्क्स मिलेंगे आपको। तो प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू माइनस Q1 माइनस Q, Q1 माइनस Q, 30 माइनस 40 डिवाइड P1 माइनस P, 12 माइनस 10 मल्टीप्लाई P बाई Q, P बाई Q, 10 बाई 40। देखिए अभी तक आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन वैल्यू पुट किए तो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। आपका स्टेप नंबर 1 ये था, उसके बाद स्टेप नंबर 2 आपका फॉर्मूला हो गया, स्टेप नंबर 3 वैल्यू पुट, स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू -30 माइनस 40 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1/4। 0 से 0 कट हो गया, 2 से इसको डिवाइड किया, माइनस से माइनस खत्म हो गया, हमारे पास वैल्यू बचा 5/4। 5/4 इसको सोल्व किया तो हमारे पास आएगा 1.25। ये आपका स्टेप नंबर 5 था। तो देखिए ये कैलकुलेशन के मार्क्स मिलते हैं और ये आपके आंसर के मार्क्स मिलते हैं। तो कई बार क्या होता है, कोई स्टूडेंट सोचता है कि मेरा आंसर 1.25 आ रहा था, मैंने 1.50 लिख दिया गलती से। यहां तक का उसका प्रोसेस ठीक है, लेकिन 1.50 कट लिख दिया तो उसके मार्क्स कट जाएंगे, उसके तो पूरा सवाल ही गलत हो गया। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं हुआ पूरा सवाल, उसके केवल हाफ मार्क्स उसके डिडक्ट होंगे सीबीएसई नॉर्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसका केवल आंसर गलत है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो सारे स्टेप उसने पूरे किए, लास्ट का स्टेप बाई मिस्टेक गलती हो गई, कोई बात नहीं। इसका सबसे बड़ा तरीका मैं एक और मेरे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि जो रफ वर्क है किसी भी न्यूमेरिकल का, उसी के साथ साइड में स्पेस बनाकर करें, लास्ट पेज पर उसको ना लिखे जाए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको बार बार पेज पलटने का समय बचेगा, दूसरा एग्जामिनर को वो सॉल्यूशन किया हुआ दिखाई देगा कि भाई इस बच्चे ने ये न्यूमेरिकल यहां पर सोल्व करके देखा है, तो उसने सोल्व किया अच्छे से, कोई गलती उसकी नहीं है। तो बाय मिस्टेक उसने आंसर गलत किया, वो हो सकता है पूरे नंबर भी आपको दे दे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे बाय स्टेप टू स्टेप। मैं एक न्यूमेरिकल और आपको बताता हूं, देखे करके। मैं न्यूमेरिकल शॉर्ट में लिखता हूं, उसी न्यूमेरिकल को थोड़ा सा मैं चेंज करके लिख रहा हूं, लाइक दिस। ए कंज्यूमर डिमांडेड 40 यूनिट ऑफ ए गुड एट ₹10 per unit when
its price rise by ₹2, how much demand will change? How much demand will change? या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, what will be demand for good at new price if price elasticity is given by 1.25. देखिए मैंने उसी न्यूमेरिकल को चेंज कर दिया, वैल्यूएशन चेंज कर दिया, लैंग्वेज चेंज कर दी। अब उसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले वही तरीका है, हम पहले टेबल तैयार करेंगे। A consumer demanded 40 unit of goods at ₹10 per unit. इसका मतलब ये तो इनिशियल है प्राइस, ये इनिशियल क्वांटिटी हो गया। When its price rise by ₹2, तो ये इसकी जो प्राइस है वो ₹2 से राइज हुआ है। 10 था, 2 प्लस हो गया, ये हो गया 12. So this is P1. What will be demand for a good? Q1 is not given. Demand for a good at new price if price elasticity is 1.25. तो एक न्यू वैल्यू यहां पर गिवन है, प्राइस इलास्टिसिटी 1.25. क्लियर है बात? तो इस तरह से हमने ऑब्जर्व कर लिया कि क्या कुछ न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, ये सब कुछ दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, हमने उसको टेबल में जो है उतार लिया है। अब उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मैक्सिमम टाइम यही फॉर्मूला यूज होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ये फॉर्मूला हम यहां पर राइट कर लेंगे और उसके बाद वैल्यू फीडिंग करेंगे। हम तो डायरेक्ट वैल्यू फीडिंग करेंगे क्योंकि फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर, तो डायरेक्ट वैल्यू फीडिंग करेंगे। पीई जहां पर है वहां पर 1.25 लिखेंगे, 1.25 is price elasticity is equal to minus Q1. It is not given, no problem. Write Q1 minus Q. Q is given 40. P1 minus P, 12 minus 10. Multiply P by Q, 10 by 40. वही प्रोसेस है, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं करना। वैल्यू जैसे उसको वैसे वैसे फीड कर दो, Q1 की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? 1.25 is equal to minus Q1 minus 40, 12 minus 10, 2, multiply 1 by 4. Now 4 into 2, 8, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू ऊपर लेके आएंगे वैल्यू को, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 into 2 8, 8 को ऊपर ले आए हम मल्टीप्लाई क्रॉस, 1.25 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, हमारा वैल्यू आ गया 10 इक्वल टू माइनस क्यू, माइनस हमने खोल लिया, प्लस माइनस से माइनस गया 40, तो प्लस के 40 हो गए, माइनस क्यू को हम इधर ले आए और 10 को उधर ले गए। सो Q1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इक्वल टू 30। देखिए जो पिछला न्यूमेरिकल था वो वैल्यू आ गई हमारी, Q1 इज इक्वल टू 30। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा देखिए जितने भी न्यूमेरिकल है इस क्वेश्चन के बेस पे, इस टॉपिक के बेस पर, परसेंटेज मेथड के बेस पर उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को वो पिक उस क्वेश्चन की बनाकर मेरे को भेजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा और इसका जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम कल जो अपना नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपना सोल्व कर लेंगे और स्टेप टू स्टेप एक एक टॉपिक आपके पूरे होते जाएंगे, पूरे साल की आपकी प्रिपरेशन घर बैठे आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और लाइक कीजिएगा और ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।